उस्मान गाजी को रोमन्स के बढ़ते कदम का बिल्कुल भी अंदाजा न था। शुरुआत में उस्मानी फौज को काफी नुकसान हुआ। यूं लग रहा था कि जैसे रोमन फौज ये जंग जीत जाएगी, लेकिन फिर उस्मान गाजी शदीद बीमार हो गए और फिर इन्होंने बुरसा के महाज पर दोबारा शिरकत नहीं की। आखिर उस्मान गाजी ईसाई इलाकों पर कब्जा करते ही क्यों थे? पाफियुस की जंग में शिकस्त के बाद रोमन एम्पायर के शहंशाह एंड्रोनिकोस ने उस्मानियों से बदला लेने के लिए मंगोलों की अल्खानी सल्तनत के साथ इत्तेहाद और मिलकर उस्मानियों के साथ लड़ने की पेशकश की। लेकिन मंगोलों के हुक्मरान काजान खान ने साफ साफ ये जवाब दिया, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। मंगोलों की पेशकश ठुकराने के बाद एंड्रोनिकोस ने अकेले ही उस्मानियों से बदला लेने की ठानी और अपने बेटे माइकल को बॉर्डर पर मौजूद एट्रानोस, ईस्टल, काइट और बुरसा जैसे बड़े किलों के गवर्नरों के साथ धनी शहर पर हमले की तैयारी शुरू कर दी। इस फौज का मकसद पाफियुस की जंग का बदला लेना था। उस्मान गाजी को रोमन्स के बढ़ते कदम का बिल्कुल भी अंदाजा न था। कहा जाता है कि जासूसों ने उस्मान गाजी को इस हमले की खबर उस वक्त दी जब ये फौज यानी शहर से सिर्फ 2 दिन के फासले पर मौजूद थी। इस मर्तबा रोमन्स अपनी पूरी ताकत के साथ हमला आवर हुए थे। उस्मान गाजी ने फौरन अपनी फौज के साथ पेशकदमी की और दिम्बोस के मुकाम पर ये दोनों फौजें आपस में टकराईं। शुरुआत में उस्मानी फौज को काफ़ी नुकसान हुआ। यूं लग रहा था कि जैसे रोमन फौज ये जंग जीत जाएगी, लेकिन ये उस्मान गाजी की एक चाल थी। कहा जाता है कि उस्मान गाजी ने पहले अपनी फौज को मुख्तसर करके पेश किया और कुछ फौजी दस्ते दाईं और बाईं जानिब छुपाए हुए थे। उस्मान गाजी के एक इशारे से दाएं और बाईं जानिब से एक नए दस्ते ने रोमन फौज पर हमला कर दिया और यूं रोमन फौज तीन अतराफ से घेरे में आ गई। फतह को शिकस्त में बदलता देखकर एट्रानोस और बुरसा के गवर्नर अपने अपने किलों की तरफ फरार हो गए। ईस्टर का गवर्नर जंग ही में मारा गया, जबकि काइट किले का गवर्नर इस जंग में गिरफ्तार हुआ और यूं उस्मानियों की शिकस्त फतह में बदल गई। लेकिन इस जंग में उस्मानियों को काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा। कहा जाता है कि उस्मान गाजी के बड़े भाई कुंदुस बे के बेटे आयतोगदो इस जंग में शहीद हुए। कहा जाता है कि काइट किले का गवर्नर जिसने आयतोगदो का कत्ल किया था, इससे उस्मान गाजी ने इसी के किले में सजाए मौत दे दी और उस किले में अपना परचम भी लहरा दिया। 1303 में दिम्बोस के मुकाम पर होने वाली इस जंग की फातेह उस्मानिया रियासत थी। इस जंग में कामयाबी से बुरसा की फतह में हाइल एक और रुकावट दूर हो गई थी और काइट किले पर कब्जे से बुरसा का तीनों तरफ से मुहासरा हो चुका था। दिम्बोस की जंग के बाद उस्मान गाजी का अगला मकसद बुरसा का किला था और इसी किले का मुहासरा उस्मान गाजी की ज़िंदगी का आखिरी मुहासरा बनने जा रहा था। उस्मान गाजी ने बुरसा के करीब 2 छोटे किले तामीर करवाए और 1317 में बुरसा के किले का मुहासरा शुरू हुआ। ये मुहासरा 6 साल तक जारी रहा और उस्मान और इसकी फ़ौज ने बुरसा के इर्द गिर्द दूसरे छोटे किले फतह किए। बहुत सी ज़मीनों पर अपना झंडा लहराया ताकि बुरसा जैसे बड़े किले को चारों तरफ से घेरे में लिया जा सके। लेकिन फिर उस्मान गाजी शदीद बीमार हो गए और फिर इन्होंने बुरसा के महाज पर दोबारा शिरकत नहीं की और इस बड़े मुहासरे की जिम्मेदारी अपने जानशीन औरहान गाजी के सुपुर्द कर दी। औरहान गाजी ने भी मुहासरा जारी रखा और इर्द गिर्द के इलाके भी फतह किए और बिल आखिर 1323 में मुसलमानों ने औरहान गाजी की सरबराही में बुरसा का अहम किला भी फतह कर लिया। औरहान गाजी बुरसा की फतह के फौरन बाद सोगुत रवाना हुए ताकि अपने वालिद उस्मान गाजी को बुरसा की फतह की खुशखबरी सुना सकें। लेकिन उस्मान गाजी उस वक्त अपने बिस्तर मर्ग पर थे। उस्मान गाजी बुरसा की खुशखबरी सुनने के कुछ लम्हों बाद ही खालिद के हकीकी से जा मिले और अपने बेटे औरहान को वसीयत की कि उन्हें बुरसा में मौजूद नीले गुंबद के नीचे दफन किया जाए। इन्होंने औरहान को नसीहत की कि अगर तुम्हें कोई ऐसी बात कहे जिसका हुक्म अल्लाह ताला ने नहीं दिया तो इसे कबूल ना करना और अगर नहीं जानते हुए तो इल्म वालों से रुजू करना। अपनी अताअत करने वाले लोगों को हमेशा खुश रखना और अपने सिपाहियों पर हमेशा मेहरबान रहना। उस्मान गाजी की वफ़ात के बाद औरहान गाजी इनके जस्ते खाकी को बुरसा ले गए
اور ان کی وصیت کے مطابق انہیں پرسا ہی میں دفن کیا گیا۔ عثمان غازی کا مقبرہ آج بھی پرسا ہی میں واقع ہے اور ہر سال ہزاروں سیاح عثمان غازی کے مزار پر وزٹ کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان عبدالعزیز کے دور میں زلزلے کی وجہ سے عثمان غازی کے مقبرے کو نقصان پہنچا تھا اور پھر اسے دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ سلطان عبدالحمید نے سوج میں جہاں عثمان غازی کی وفات ہوئی تھی وہاں پر ایک اعزازی مقبرہ بھی تعمیر کروایا تھا۔ عثمان غازی کی 2 بیویاں ملہون خاتون اور بالا خاتون تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ عثمان غازی کے ملہون خاتون سے 6 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، جبکہ بالا خاتون سے صرف 1 بیٹا علاؤالدین پاشا تھے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ آخر عثمان غازی عیسائی علاقوں پر قبضہ کرتے ہی کیوں تھے؟ تو اس کی 2 وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ تو میں آپ کو ایپیسوڈ 1 میں بتا چکا ہوں کہ عثمان غازی قسطنطنیہ فتح کرنا چاہتے تھے، جبکہ دوسری وجہ یہ تھی کہ رومن امپائر جو کہ اپنی عوام پر ظلم کر رہی تھی، جو کہ اپنی عوام کو نہ تو آزادانہ کاروبار کی اجازت دیتی تھی اور طرح طرح کے ٹیکسز اپنی عوام پر لگائے ہوئے تھے۔ رومن امپائر کی عوام اپنی حکومت سے ناخوش تھی۔ یہی وجہ تھی کہ عثمان غازی رومن امپائر پر حملہ آور ہوتے تھے، کیونکہ اسلام میں حکم ہے کہ دنیا میں کہیں بھی اگر ظلم ہو رہا ہے تو مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ اس ظلم کو جا کر روکے۔ ظالم اگر مسلمان ہی کیوں نہ ہو اور مظلوم اگر کافر کیوں نہ ہو، مسلمان کا فرض ہے کہ وہ ظلم کو روکے۔ عثمان غازی کے عدل و انصاف کی شہرت تمام ملک میں پھیلی ہوئی تھی۔ عثمان کی عدالت میں ترک ہو یا تاتار، مسلم ہو یا عیسائی، سب برابر تھے۔ عوام کی فلاح بہبود ہی عثمان غازی کا نصب العین تھا۔